नमस्ते। प्रोफेसर अभय दुबे के साथ बातचीत में आपका स्वागत है। प्रोफेसर साहब, दो तीन बिहार के इलेक्शन के उसमें तीन अलग अलग विषयों पे हम लोग बात कर लेंगे, उसको तीन तरह से उसको कर लें। एक, हम्म। जो प्रबंधन है, जो जिसको हम लोग एक चश्मे से देखते हैं कि वो प्रबंधन किस तरह से वोट की लूट या वोट का मैनेजमेंट या वोट का अब्यूज मिसयूज किया गया है पूरी प्रक्रिया का। एक तो बात उस पे होगी। एक बात मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म इससे क्या इफेक्ट होने जा रहा है, भारत की राजनीति इससे कितनी प्रभावित होगी और कितनी चेंज होगी। और तीसरी बात, पहले उसी से शुरू कर रहे हैं जो आखिरी बात है, कि अब जो हो गया उसके बाद नीतीश कुमार जी को, जैसा खबरें आ रही हैं कि सिक्योरिटी बहुत ज्यादा बढ़ा दी गई है, नीतीश कुमार जी शायद निकल भी नहीं सकते हैं, एक तरह से हाउस अरेस्ट है। कल भी और मैंने कहा था अभी आपसे ये। भी, हाँ, अभी भी बीजेपी ने यह कहा है कि 16 तारीख को बड़ा उत्सव और 18 को शपथ। शपथ कौन लेगा इसके बारे में अभी भी बीजेपी उसको घुमा रही है। मेरे ख्याल में इसको कहते हैं ना, वो अपनी बार्गेनिंग करेगी, क्योंकि ये तो नीतीश कुमार जी शायद अगर चाह के भी कुछ करना चाहें तो इस समय से स्थिति में ही नहीं है। और मैं आपसे एक चीज ये जरा समझना चाहूं, ये तो एक क्लैरिफिकेशन कभी आना ही चाहिए जनता दल यू की तरफ से कि ये किसके कहने से सिक्योरिटी एकदम से बढ़ाई गई, और वो भी सेंट्रल फोर्सेस की। तो यही से शुरू करते हैं कि ये जेडीयू का जो खेल था, जो जैसा बीजेपी चाहती थी कि इसको, वो भले ही 85 सीट्स आ गई हैं, लेकिन क्या वो चैन से नीतीश जी रह पाएंगे या 5 साल के लिए मुख्यमंत्री रह पाएंगे, इसमें भी एक प्रश्न है। इसी से शुरू कर रहे हैं, बाकी बातें इसके बाद करेंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो डिजाइन है वो पूरी तरीके से स्पष्ट है, कम से कम मेरी आंखों के सामने स्पष्ट है। भारतीय जनता पार्टी अपना मुख्यमंत्री बनाना चाहती है और वो ये भी नहीं चाहती है कि नीतीश कुमार को कुछ दिन के लिए मुख्यमंत्री बना दिया जाए, बाद में फिर उनसे गद्दी ली जाए, उनको हटाया जाए। वो जानती है भाजपा के आगे जाकर पता नहीं क्या स्थिति बने। तो इस वक्त भाजपा बहुत मजबूत स्थिति में है बिहार की राजनीति में, और चूंकि उसने लगातार झारखंड के चुनाव को छोड़ के सारे चुनाव जीते हैं और बड़ी प्रतिष्ठा के साथ जीते हैं, इसलिए उसको लगता है कि इसका मौके का फायदा उठाया जाए, बिहार में भाजपा का ही मुख्यमंत्री बने। और मैं आपको ये भी कहना चाहता हूं आपके सामने कि वो मुख्यमंत्री कोई ब्राह्मण राजपूत या जो बिहार की राजनीति है उसकी स्थिति है उसके हिसाब से ब्राह्मण राजपूत या भूमिहार नहीं होगा। वो मुख्यमंत्री पिछड़े वर्ग का होगा, लवकुश जातियों में से होगा। लवकुश जातियां यानी गैर यादव पिछड़ा। लवकुश का मतलब है गैर यादव पिछड़ा। और भाजपा के पास एक नाम है जिसको कुछ कुछ वो लोग चुनावी मुहिम के दौरान आगे भी करते रहे हैं, वो है सम्राट चौधरी का। सम्राट चौधरी को बनाने से क्या होगा कि नीतीश कुमार की जो अपनी बिरादरी है, कुर्मी बिरादरी, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेगी और कुशवाहा वोट उनके साथ पहले से ही हैं, उपेंद्र कुशवाहा के चलते। तो भाजपा पूरी कोशिश करेगी कि ऊपर से एक आवरण बनाया जाए कि वो लेकिन पीछे से जो ब्राह्मण राजपूत भूमिहार की जो ऊंची जातियों की तिकड़ी है, वही हुकूमत करेगी बिहार के ऊपर भाजपा के शासनकाल में। इस बात को सब जो भाजपा को समझते और जानते हैं, वो इस बात की तस्दीक करेंगे। ऐसा ऐसा भाजपा ने दूसरी जगहों पे भी किया है। केंद्र में भी यही हालत है। केंद्र में पिछड़े वर्गों की आड़ में भारतीय जनता पार्टी ने ऊंची जातियों की, द्विज जातियों की ही हुकूमत हर जगह कायम की है। उन्हीं का रुतबा बुलंद है। राहुल गांधी इसी के ऊपर प्रहार करते हैं, हालांकि राजनीति में उन्हें उतना उसका फल नहीं मिलता, प्रतिफल नहीं मिलता, लेकिन वो लगातार प्रहार करते हैं कि निर्णयकारी स्थितियों में पिछड़े वर्ग है नहीं। लगातार वही लोग बने हुए हैं, चाहे वो फौज हो, चाहे न्यायपालिका हो, चाहे कार्यपालिका हो, यहाँ तक कि विधायिकाओं में भी यही स्थिति है। तो भाजपा की डिजाइन बिल्कुल साफ है। ये मौका वो किसी कीमत पे नहीं छोड़ेगी, पहली बात। दूसरी बात कि भाजपा अपने केंद्र में जो अगर नीतीश कुमार नाराज होते हैं और नहीं मानते हैं, तो केंद्र में उनके पास जो नीतीश के एमपी हैं, जो भाजपा जो मोदी सरकार का समर्थन कर रहे हैं, उनको कैसे प्रबंधित किया जाएगा। मेरा मानना यह है कि वो पहले से प्रबंधित हो चुके हैं, और अगर नीतीश कुमार ने बहुत ज्यादा उछल कूद मचाई और बहुत बगावती रवैया उन्होंने अपनाया, तो हो सकता है नीतीश कुमार की पार्टी एमपी विहीन हो जाए
उनके पास सांसद ही न रह जाएं, वो तमाम सांसद जो हैं वो सब ललन सिंह वगैरह के जरिए वो भाजपा में चले जाएंगे, या नीतीश कुमार की पार्टी को तोड़कर, अगर मान लीजिए नीतीश कुमार के जो सांसद हैं उनमें से अगर 90% स्प्लिट कर देते हैं तो अलग दल बन जाएगा उनका, और वो दल भाजपा को समर्थन करने लगेगा, भाजपा में शामिल होने की भी उनको जरूरत नहीं। और आप जानते हैं कि ये काम दुनिया का सबसे आसान काम है, ये करना भाजपा के लिए दुनिया का सब, कोई 50 हिंदुस्तान में जाने कितने बार हो चुका है, भाजपा खुद भी जाने कितने बार कर चुकी है इसमें, और इस बात को नीतीश कुमार भी समझते हैं। नीतीश कुमार को इस वक्त समझाया जा रहा है, सम्राट चौधरी वगैरह उनसे जाके मिल रहे हैं वगैरह, सब हो रहा है। तो नीतीश कुमार को ये बताया जा रहा है कि आपके सामने और कोई ऑप्शन है नहीं। अच्छा, इसकी सीटें इतनी कम हो गई हैं राष्ट्रीय जनता दल की कि उसके साथ ये एनडीए छोड़ के जाना, पलटी मारना, उसके साथ सरकार बनाना, उस सरकार की कोई साख वाक नहीं होगी, वो सरकार भी क्या चलेगी क्या नहीं चलेगी, बहुत ज्यादा राष्ट्रीय जनता दल की साख इस वक्त रसातल में है, तो उसके साथ पलटी मार के जाने का भी नीतीश कुमार के सामने ऑप्शन नहीं है। तो नीतीश कुमार की जो विकल्पहीनता है, बहुत अच्छे और शानदार प्रदर्शन के बावजूद जो विकल्पहीनता है, उस विकल्पहीनता का भाजपा पूरा लाभ उठाएगी। जो आप बता रहे हैं कि 18 तारीख को भाजपा शपथ लेने की बात कर रही है, 18 तारीख को भारतीय जनता पार्टी का ही मुख्यमंत्री शपथ लेगा, और वो मुख्यमंत्री, बहुत ज्यादा संभावना इस बात की है कि वो लवकुश जाति का मुख्यमंत्री होगा। मोस्टली, ज्यादातर, अधिकांशता वो कुर्मी जाति का मुख्यमंत्री होगा, क्योंकि यादवों के बाद में सबसे ज्यादा शक्तिशाली, सामाजिक संख्या में नहीं लेकिन सामाजिक रंग रुतबे में सबसे ज्यादा शक्तिशाली बिरादरी बिहार में, मुझे जैसा मेरी जहां तक जानकारी है, वो नीतीश कुमार की ही बिरादरी है। और नीतीश कुमार हटाने से अगर कुर्मी बन जाएगा तो उस बिरादरी को अपने साथ भाजपा मिलाए रखेगी, वरना फिर एक उलझन उसमें आ सकती है। जी, तो साहब मैं दो चीजें, मतलब जो मेरा एक तो इस पे एक आपकी छोटी टिप्पणी ले लूं। सम्राट चौधरी के पिताजी शकुनी चौधरी से मेरे बहुत घनिष्ठता थी एक समय, क्योंकि जब समता पार्टी का समय था तो वो नीतीश के खिलाफ एक तरह से रहते थे, और हर जगह नीतीश का शुरुआती विरोध था। उनको लगता था कि उनसे बड़े लीडर हैं, वो उसको काफी कुछ रहता था शकुनी जी का। और मुझे जो आशंका है कि सम्राट चौधरी मेरे हिसाब से चीफ मिनिस्टर नहीं बनेंगे, उसका एक दो कारण मैं बताता हूं। एक तो यह है कि अब बीजेपी ये समझ गई है कि या तो जो आरजेडी और दूसरी जगह से जो घूम घाम के आ रहा है, उसको आरएसएस की तरफ से अब थोड़ा रोका जा रहा है, क्योंकि कुछ कुछ एक ही है। दूसरा, हाल के दिनों में जैसा देखा गया है कि बीजेपी बिल्कुल नॉन एंटिटी, मतलब बीजेपी नहीं, आरएसएस, मैं नाम गलत हूं, आरएसएस जो चुनता है बिल्कुल नॉन एंटिटी, ऐसा फंक्शनरी जिसका किसी ने नाम ही नहीं। यादव जी को हरियाणा में, रेखा गुप्ता जी को यहाँ पे हरियाणा, अरे वो मध्य प्रदेश में यादव जी, कुछ कुछ ऐसे लोगों को ले आके बिठा दो जिसकी ये औकात ही नहीं हो कहने की कि अगर वो कहे दिन तो दिन, रात तो रात, शाम तो शाम। तो मेरा अपना अनुमान यह है कि आरएसएस किसी अपने उससे किसी ऐसे को निकालेगा। अब वो किसको निकाल देगा ये नहीं मालूम है। मैं आपकी बात से ये सहमत हूं कि इस समय मामला इतना गर्म है कि अपर कास्ट को तो नहीं बनाएंगे, लेकिन और नॉन यादव को बनाएंगे ये भी तय है, लेकिन उसमें बहुत से लोग अपना हैट है उसमें। लेकिन मेरे हिसाब से सम्राट चौधरी उस रेस से बाहर, क्योंकि इतना नाम हो गया है उनका कि उनके खिलाफ वाला पक्ष। और मेरे ख्याल दूसरा यह है कि शायद नीतीश को भी वो कम से कम अगर चीफ मिनिस्टर नहीं बना रहे हैं तो नीतीश को अभी फॉर द टाइम बिंग ऐसा भी नहीं करेंगे कि उनको एंटेगनाइज करें, क्योंकि सम्राट चौधरी जिस तरह की गाली गलौज नीतीश के लिए किए हैं, तो वो जितना भी हो जाए पॉलिटिक्स में, वो मतलब आई विल नॉट बी सरप्राइज कि अगर कोई पासवान या कोई दलित भी वहां का कोई चेहरा बन जाए, क्योंकि वो एक उसको उनके। मैं एक चीज और आपसे समझना चाह रहा हूं, क्योंकि ये दूसरा प्रश्न है। दूसरा प्रश्न ये है कि इस समय जनरली ये बताया जा रहा है कि भाई सुबह मेरे पास भी आया है, कल भी सारे डिस्कशन में, कि राहुल गांधी ने क्या क्या गलती की और क्या क्या उनको करना चाहिए था, और बिल्कुल ही ये था और उनको पता ही नहीं है क्या है। मेरे दो प्रश्न है। पहला प्रश्न ये है कि जो कम्युनिस्ट पार्टी है, जिसको मैं ये मानता हूं कि तुलनात्मक रूप में, कंपैरेटिवली, कम्युनिस्ट पार्टी इस किसी भी हिंदुस्तान की पार्टी से, वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से ज्यादा कम्युनिस्ट पार्टी के लोग ईमानदार होते हैं पैसे के मामले में। उनके यहां मैंने कभी कम्युनिस्ट पार्टी के किसी इसको नहीं देखा कि बीएमडब्ल्यू और ठेकेदारी और फलाना,
एक्सेप्शन कहीं हो सकता है, उसकी मेरी बात को काउंटर करने के लिए कोई एक्सेप्शन हो, लेकिन बाई एंड लार्ज मैंने नहीं देखा। बिहार में भी ये स्थिति थी, सीपीआई एमएल बिल्कुल ग्रास रूट के लोग थे, उनके 16 से 3 सीटें हो गई। मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं कि उस पर भी मैं एक आपकी टिप्पणी चाहूंगा। दूसरी बात, जो ये कहा जा रहा है ना सड़क पे उतरो, सड़क पे उतरो, अब तो सड़क पे उतरे बिना काम नहीं चलेगा। हमारा और आपका एक पर्टिकुलर तरह की राजनीति की जो विचारधारा उससे हो सकता है कि अलग हो हम लोग प्रशांत किशोर से, लेकिन यह भी फैक्ट है कि प्रशांत किशोर पिछले 3 साल से बिहार की खाक छान रहे थे, गली गली, एक एक कंस्टिट्यूंसी, एक एक ब्लॉक तक गए थे। प्रशांत किशोर को वहां की जनता ने जिस तरह का सिला दिया, मतलब 0 सीट, 3% वोट, तो मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं। और प्रशांत किशोर ने पैसा भी खर्च किया था, कोई ये भी नहीं था कि प्रशांत किशोर बीएसपी टाइप पार्टी थी, इनका पैसा भी खर्च किया। तो अब अगर प्रशांत किशोर जो सन ऑफ द सॉइल हैं, पढ़े लिखे हैं, अपना पूरा वक्त लगाए हैं, प्रबंधन में ठीक हैं, उनकी अगर ये दशा हो रही है तो कौन सी सड़क पर उतरने की बात। इसका मतलब एक चीज बिल्कुल क्लियर है, जो मैं जिसकी तरफ ले जा रहा हूं, अब आप चुनाव का समय आए, पैसा दीजिए। और इस बार ये केवल 10,000 नहीं है अभय भाई, कहा यह गया है जो 10,000 लेगा उसको 1,90,000 और मिलेगा। तो एक तरह से यह है कि आप 10,000 लेंगे तभी 1,90,000 के लिए आप क्वालिफाई कर रहे हैं। तो वो कुछ इस तरह की भी एक चाल है, मतलब वो लार्जर से 10,000 की बात नहीं है, लार्जर 2 लाख की बात है। देंगे नहीं देंगे वो अलग बात है। कहा यह गया है कि 10,000 और फिर 1,90,000। तो मैं इस पे भी जरा एक आपका करूंगा कि कौन सी जमीन पे उतरे भाई, कि नहीं जनता को जमीन पे आना चाहिए। अरे प्रशांत किशोर तो खाक छा नहीं रहे थे, क्या हुआ उनके साथ? प्रोफेसर साहब देखिए, आंदोलन के इस बात को मैं इस तरह समझता हूं, लोग जो कह रहे हैं कि सड़क पे आना चाहिए, कि उनका मानना है कि आंदोलन के जरिए राजनीति की जानी चाहिए। यही बात तो हुई ना, सड़क पे आना चाहिए का, और क्या मतलब हुआ उसका? जो प्रशांत किशोर कर रहे थे वो आंदोलन नहीं था। प्रशांत किशोर तो घूम घूम कर बिहार में अपनी 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 उपस्थिति दर्ज करा रहे थे, अपने संगठन को खड़ा करने की कोशिश कर रहे थे। वो किसी मुद्दे पर कोई आंदोलन नहीं कर रहे थे, क्योंकि आंदोलन की राजनीति और खुद यात्राएं कर करके अपने संगठन को खड़ा करने की राजनीति, इन दो बातों में फर्क होता है। एक जमाना था जबकि कहावत कही जाती थी कि जो जितनी ज्यादा सड़कें भरेगा और जो जितने ज्यादा जेल भरेगा वो उतने ही ज्यादा विधानसभा को भी भरेगा। ये इस प्रकार की बात कही जाती थी। समाजवादी और कम्युनिस्ट, वामपंथी इसमें खास तौर से विश्वास करते थे। लेकिन आगे जाके क्या हुआ, जब भूमंडलीकरण हुआ और 90 के दशक के बाद एक ऐसी राजनीति पैदा हुई जिसमें कमजोर वर्गों ने भी आंदोलन के जरिए सत्ता में आने का जो मुहावरा था, उस मुहावरे को झुटला दिया, और उसमें सबसे आगे थी बहुजन समाज पार्टी। आपको ध्यान होगा कि बहुजन समाज पार्टी केवल चुनाव की राजनीति करती थी। कांशीराम भी बहुत यात्राएं करते थे। कांशीराम ने साइकिल से पूरे देश की 3 बार यात्रा की, पूरे देश की। मुल्क की टोपोग्राफी थी उसके सबसे बड़े जानकार कांशीराम थे। लेकिन उनको उसको आंदोलन नहीं कह सकते, वो आंदोलन नहीं करते थे। वो अपनी पार्टी का जनसंपर्क अभियान आंदोलन करना नहीं है। आंदोलन में तो दूसरी तरह से लोग एक जुझारू मुद्रा में आते हैं, जैसे कि राम जन्मभूमि आंदोलन था, या उससे पहले संपूर्ण क्रांति जो है वो आंदोलन था। भ्रष्टाचार विरोधी जो मुहिम चली थी दिल्ली में, वो एक आंदोलन था। तो ये सब आंदोलन है। तो आंदोलन करने का मुहावरा 2000 भूमंडलीकरण की राजनीति के बाद में धीरे धीरे बहुत कमजोर होता चला गया है, और कहीं कोई आंदोलन नहीं दिखाई पड़ता है। राहुल गांधी की भी जो पदयात्राएं हैं, वो भी मैं उन्हें आंदोलन की श्रेणी में नहीं मानता। वो दूसरे किस्म का जनसंपर्क अभियान है, एक अच्छे किस्म का प्रभावी जनसंपर्क अभियान है। तो अपनी पार्टियों के लिए जनसंपर्क अभियान चलाना इस बात की कोई गारंटी नहीं देता कि आपको वोट प्राप्त होंगे। उसके बाद में क्या हुआ कि चुनाव के लिए गोलबंदी ही दरअसल राजनीति का मुख्य स्वभाव बन गई है। और ये चीज भाजपा से भी पहले बहुजन समाज पार्टी ने स्थापित की। मायावती की स्थिति ये थी कि अगर दलितों की कहीं पिटाई होती थी तो उस मायावती मना करती नहीं, इसके खिलाफ आंदोलन न करो। यानी अगर मान लीजिए दलितों पर अत्याचार हुआ है कहीं, तो सीपीआई एमएल उसके खिलाफ आंदोलन करेगी और दूसरी पार्टियां आंदोलन करेंगी। लेकिन नहीं, मायावती कहती नहीं, कोई आंदोलन करने की जरूरत नहीं है, कोशिश करो किसी तरीके से सत्ता में आ जाओ। कांशीराम ने उनको यही शिक्षा दी थी, सत्ता में आ जाओ, जो काम आंदोलन करके होगा सत्ता में हम 1 मिनट में कर देंगे उसको। जब मराठवाड़ा आंदोलन चल रहा, मराठवाड़ा विश्वविद्यालय का नाम अंबेडकर के नाम पर रखे जाने का दलितों द्वारा लंबा आंदोलन चला, जिसमें दलितों पर बहुत अत्याचार हुआ,
तो कांशीराम ने कहा कि बिल्कुल बेकार का आंदोलन है, इसका कोई मतलब नहीं है। हम जिस दिन सत्ता में आ जाएंगे उस दिन हम 1 दर्जन विश्वविद्यालयों के नाम अंबेडकर के नाम पर रख देंगे। एक एक विश्वविद्यालय के लिए क्यों इतनी जद्दोजहद की जा रही, मतलब ये पूरा। तो ये जो पोस्ट ग्लोबलाइजेशन, भूमंडलीकरण के बाद की जो राजनीति है, ये उसका स्वभाव है कि आंदोलन जो है वो राजनीति के बाहर हो गया है, लोकतांत्रिक राजनीति के भारत में कम से कम बाहर हो गया है। अब रह जाती है एक चुनावी गोलबंदी। तो बहुजन समाज पार्टी ने जो स्थापित किया था, जो उदाहरण पेश किया था, उसको उदाहरण से सबसे ज्यादा भाजपा ने सीखा। और राम जन्मभूमि आंदोलन के बाद उन्होंने कोई भी आंदोलन करने से तौबा कर ली। उसके बाद वो कोई आंदोलन नहीं करते। और आरएसएस साफ तौर पर कहता है कि हम कोई आंदोलन करने वाले नहीं है, जो होना था वो हो चुका है। राम जन्मभूमि आंदोलन हमने किया था, उसका समर्थन किया था, उसमें योगदान किया था। अब हम कोई आंदोलन नहीं करेंगे। हम न मथुरा के लिए आंदोलन करेंगे, न काशी के लिए आंदोलन करेंगे। मांगे करना, दंगे बीच बीच में दंगे फसाद करते रहना, खुदाई उदाई करते रहना, वो एक अलग बात है। लेकिन जन आंदोलन करने के लिए आरएसएस भी तैयार नहीं है। अब केवल चुनावी गोलबंदी होती है और भारतीय जनता पार्टी ने उसके अंदर महारत हासिल कर ली है। उसके लिए वो एडवांस प्लानिंग करती है, बहुत ही जबरदस्त अग्रिम योजना करती है। मेरी अपनी जानकारी के अनुसार, जो भाजपा के ही सूत्रों से मुझे प्राप्त हुई है, वो जानकारी ये है कि बिहार चुनाव के 6 महीने से 1 साल पहले तक भारतीय जनता पार्टी जगह जगह पूरे देश में जहां जहां बिहारी मजदूरों का जमावड़ा था, जहां बिहारी मजदूर मौजूद थे, वहां उन्होंने छोटे छोटे प्रवासी सम्मेलन कर रही थी भाजपा, और उनको जोड़ रही थी अपने साथ में। मुझे लगता है कि इस चीज का भाजपा को बहुत लाभ हुआ है। जो महिलाओं को उन्होंने जीविका दीदी के जरिए 10-10 हजार रुपए दिए हैं और 1,90,000 रुपए देने का उसके साथ आश्वासन नत्थी था, उसका भी बहुत प्रभाव हुआ है। मुझे लगता है कि उनके वोटों की गोलबंदी में इन दोनों चीजों को मिला के बहुत ज्यादा असर पड़ा है। तीसरी चीज जो भाजपा के पक्ष में गई है बहुत बड़े पैमाने पर, वो ये गई है कि जो मुख्य विपक्षी दल था बिहार का, राष्ट्रीय जनता दल, वो थोड़ी बहुत कोशिश करने के बावजूद भी यादव मुसलमान जनाधार से आगे कोई प्रगति नहीं कर पाया। उसके कारण जो भी हो, कल हम लोगों ने कुछ कारणों की चर्चा की थी, आगे भी हम लोग करते रहेंगे चर्चा, हमें लोगों को पता है, दोहराने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपका जनाधार केवल यादव मुसलमान होगा, तो इसी यादव मुसलमान जनाधार ने 15 साल तक बिहार में हुकूमत भी की है। इसी यादव मुसलमान जनाधार के दम पर इन लोगों ने 15 साल तक बिहार में हुकूमत की है, और उसकी बहुत ही सुखद स्मृतियां बिहार की जनता के मन में नहीं है। उसका जो भी कारण रहा हो, वो भी एक अलग बहस का विषय है। नीतीश कुमार ने जो अपनी साख बनाई थी, जो कानून व्यवस्था लालू यादव के जमाने में खराब रहती थी, जो अपहरण उद्योग विकसित हो गया था, उसको उन्होंने 5 साल में खत्म करके बहुत प्रतिष्ठा अर्जित की, और वो प्रतिष्ठा आज तक नीतीश कुमार के काम आ रही। अभी योगेंद्र यादव ने एक बहुत अच्छी टिप्पणी की थी अंग्रेजी में लिखे हुए अपने लेख में। उन्होंने कहा था कि जिस तरह देश के दूसरे प्रांतों में गवर्नेंस के बारे में जनता में बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस हैं, बहुत सारी उम्मीदें रहती हैं, जनता मांग करती है कि हमें ये गवर्नेंस में ये चीजें मिलनी चाहिए, बिहार में उन मांगों का थ्रेशोल्ड बहुत नीचे है। अगर आपने 15 साल पहले गवर्नेंस के स्तर पर एक अच्छा काम किया है, तो लोग 15 साल बाद भी आपको उसका श्रेय देते रहेंगे। दूसरे प्रांतों में कहेंगे नहीं, अरे वो तो बहुत पुरानी बात होगी, नया काम आपने क्या किया ये बताइए। तो अगर नीतीश कुमार ने 15 साल पहले सड़क बनवाई थी, तो उसका श्रेय उन्हें आज तक मिल रहा है, भले इस बार उन्होंने न बनवाई हो। तो ये बिहार की एक विशेष स्थिति है, यहाँ पे बहुत गवर्नेंस के बारे में जनता को आपसे बहुत उम्मीदें नहीं है। अगर आप बहुत मामूली भी गवर्नेंस देते हैं उन्हें, तो वो बहुत लंबे अरसे तक आपके कृतज्ञ बने रहेंगे। और नीतीश कुमार का जो अभी वापसी हुई चुनाव में, वो उनके प्रति जो जनता के बीच में कृतज्ञ भाव था, ये तो पढ़े लिखे समझदार इलीट बिहारियों के मन में भी, मतलब मैं गरीबों की बात नहीं कर रहा हूं, उनके मन में भी नीतीश कुमार का कृतज्ञ भाव था। वो 10-12 साल पहले किए गए कामों के लिए कृतज्ञ भाव था। इस शासनकाल में तो उन्होंने कुछ भी ढंग का काम नहीं किया नीतीश कुमार ने, यहां तक इस शासनकाल में तो उनकी बहुत बुरी स्थिति थी। तो जो लो एक्सपेक्टेशन फॉर गवर्नेंस है बिहार के अंदर, उसने भी नीतीश कुमार के पक्ष में काम किया। तो ये मेरे ख्याल से और दूसरे विपक्ष ये बिल्कुल सही कह रहा है, मैंने कांग्रेस के प्रवक्ताओं कहते हुए सुना कि ये तो चुनाव आयोग के नेतृत्व में बनी हुई सरकार है, चुनाव के नेतृत्व में बहुत अच्छा एनडीए ने प्रदर्शन किया, उसने व्यंग से कहा। तो ये बात भी सही है। चुनाव आयोग ने जिस तरीके से आंखें बंद कर ली पूरी तरीके से, चुनाव आचार संहिता का पूरा भाजपा को
एनडीए को उल्लंघन करने दिया, बार बार उल्लंघन करने दिया, लगातार उल्लंघन करने दिया, आचार संहिता का उल्लंघन करके ही वो इतने 50 लाख मतदाताओं को बिहार में ला पाए, आचार संहिता का उल्लंघन करते ही वो इतना धन महिलाओं के बीच में बांट पाए, आचार संहिता का उल्लंघन करते ही इतने भड़काऊ सांप्रदायिक भाषण वो लोग दे पाए, तो चुनाव आयोग का नेतृत्व भी उन्हें मिला। अब ये सब बातें हैं। अब पैटर्न बिल्कुल साफ है, पहले से भी साफ था, और भी ज्यादा स्पष्ट हो गया है कि भाजपा क्या क्या करती है। हर प्रदेश के स्तर पर कोई ना कोई एक नया काम, नया हथकंडा करती है। बिहार के स्तर पर वो प्रवासी मजदूरों को लाने का नया हथकंडा इस्तेमाल किया, जो हरियाणा में नहीं इस्तेमाल किया गया था, महाराष्ट्र में इस्तेमाल नहीं किया गया था, क्यों वहां ये ऐसी स्थिति नहीं थी वहां पर। तो एक तो भाजपा के कुछ सेट हथकंडे हैं, उन हथकंडों को पहचानना जरूरी है। दूसरे, हर प्रदेश के स्तर पे जो वो नई तिकड़म लाती है, उस तिकड़म को पहले से पहचान के उसकी काट करना जरूरी है। तो चुनाव आयोग की जो बेईमानियां हैं, उन बेईमानियों के खिलाफ संघर्ष करना पड़ेगा लगातार। उसके लिए कानूनी मंचों का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा, जन जागरण भी करना पड़ेगा, उसके लिए यात्राएं भी करनी पड़ेंगी, उसके लिए बयान भी जारी करने पड़ेंगे, और उसके बारे में लगातार उसके साथ जद्दोजहद करते रहना पड़ेगी। नंबर 1 काम। नंबर 2 काम, भारतीय जनता पार्टी सत्ता में रहकर सत्ता को बनाए रखने के लिए जो उसने टेक्नोलॉजी विकसित की है, उस टेक्नोलॉजी की काट भी आपको खोजनी पड़ेगी। देखिए, ये सब काम करने पड़ेंगे, और आप बच के नहीं रह सकते, मतलब इन कामों से बच के आप राजनीति में नहीं टिक सकते। दूसरे, एक और बात है हम लोगों को ध्यान रखनी पड़ेगी, आपने मौका दिया इसका लाभ उठा के मैं वो बात भी कह दूं कि राज्यों के स्तर पर जो एंटी इनकम्बेंसी का चित्र होता है वो थोड़ा अलग तरह का होता है, और केंद्र के स्तर पर जो एंटी इनकम्बेंसी का चरित्र होता है अलग तरह का होता है। इससे निराश होने की आवश्यकता नहीं है कि आप 3 चुनाव लगातार हार गए। इससे भी पिछली बार भी 2014 से पहले भी 3 चुनाव हार गया था विपक्ष, लेकिन 2014 में उसने मोदी को हिला दिया था, जनता ने और विपक्ष ने मिलकर मोदी को हिला दिया था। तो केंद्र सरकार के स्तर पर जनता की मांगें और जनता की इच्छाएं अलग तरह की होंगी, और उनकी अभिव्यक्ति जो है वो तब होगी जब केंद्र सरकार का, दिल्ली के चुनाव का माहौल बनेगा। अभी राज्यों के चुनाव होंगे और राज्यों के स्तर पर संघर्ष करना होगा। अब मोदी ने कल ऐलान कर दिया है कि अब तो हम पश्चिम बंगाल में जंगल राज खत्म करेंगे, तो अब भाजपा का पूरा फोकस पश्चिम बंगाल पे है। अब लड़ाई बिहार से शिफ्ट होकर पश्चिम बंगाल पे जा रही है, और वहां ममता बनर्जी के नेतृत्व में चुनाव होगा। ममता बनर्जी कोई यादव मुसलमान एक सीमित गठजोड़ की नेता वहां पे नहीं है। आरजेडी ने तो 2015 के बाद से कोई चुनाव नहीं जीता है बिहार में, ममता बनर्जी ने हर एक चुनाव जीता है पश्चिम बंगाल में। जी जी हाँ, तो वो तरह की लड़ाई होगी। देखें भाजपा किस तरह से लड़ती है और ममता बनर्जी उसका कैसे मुकाबला करती है। जी जी, मैं एक और चीज कर दूं, जो जिसको मैं जो संसाधन है उसका अब्यूज, उसका मिसयूज, और वो मैं इसलिए कह दूं कि कुछ कुछ डेटा अब सामने आ गए हैं। ये डेटा सामने आया है कि 128 सीट, कुल सीटें एनडीए 80 सीट ज्यादा जीती है, और इंडिया गठबंधन 79 सीट्स कम हुई है उसकी। तो मोर और लेस जो वो वहां गई हैं वो इधर ही से गई हैं। दूसरा यह है कि जैसा आपने कहा, मैं भी इसको मानता हूं कि इसमें कोई ऐसा हार मारने की इसलिए जरूरत नहीं है विपक्षी पार्टियों को। उनका वोट परसेंटेज जो पिछली बार था वो अभी भी है, 37% था, 37 अभी भी है। अब हुआ क्या है कि वोट और पोलराइज होते जा रहे हैं। वो ये लोकसभा की तरह अब जो अदर्स का था वहां पे कोई वोट ही नहीं हुआ है, और उनके वोट 10% बढ़ गए हैं, और वो जो वोट बढ़े हैं वो बाकी जो अदर्स थे उनके वोट घट गए हैं। मतलब जो भी अदर्स थे वो सब वोट घट गए हैं। मैं इस बात को आपसे जरा एक डेटा मेरे पास है जिसमें कहा जा रहा है कि 128 सीट ऐसी हैं जहां पे जो टोटल वोट काटे गए हैं। मैं दर्शकों के लिए फिर से बता दूं, बिहार में जो एलिजिबल वोटर्स हैं, जो वोट देने का अधिकार रखते थे, वो 8 करोड़ 25 लाख थे। इन्होंने जब चुनाव शुरू हुआ तो 7 करोड़ 42 लाख की फिगर दी इलेक्शन कमीशन ने, और चुनाव जब खत्म हुआ है तो वो फिगर 7 करोड़ 45 लाख आ गई थी। इलेक्शन कमीशन के अनुसार करीब 3 लाख से कुछ ज्यादा लोग ड्यूरिंग इलेक्शन उन्होंने ये नाम जोड़े हैं। ये बहुत सिस्टमैटिक ढंग से हुआ है। ये मैं फिगर इसलिए बता रहा हूं, 128 सीट ऐसी हैं जहां पे पिछली बार का जो जीत का या हार का मार्जिन था उतने वोट काट दिए गए हैं ऑपोजिशन के। तो
ये वोट बहुत मैं जो आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूं, ये बहुत सिस्टमेटिक ढंग से उस पर बैठ के हुआ है काम। ये कोई एक ने एक तरफा नहीं है, एक एक सीट को देखा गया। और इसमें एक एक दिलचस्प बात और बता दूं, बहुत से ऐसे जिले हैं जहां पे बीजेपी का कैंडिडेट नहीं था, लेकिन वहां पे अमित शाह भी गए हैं, वहां पे राजनाथ सिंह। बीजेपी पूरे 243 सीट को बीजेपी की सीट मान के लड़ रही थी, और वो उन सारी जगहों पे गए जहां ट्रेडिशनली ये होता था कि दूसरी सीट पे आदमी नहीं जाता है, वो अपने ही कैंडिडेट्स के यहां जाता है। लेकिन यहां पे बीजेपी 243 में जेडीयू के यहां गई, एलजेपी के यहां गई, अमित शाह भी गए। मैं इसको भी जराइए, क्योंकि वो सारी सीटों पे उनकी पैनी नजर थी, एक एक सीट पे वो मार्क कर रहे थे। इस पे एक आपकी टिप्पणी लूंगा कि अगर देखिए आप देखिए नाम भारतीय ही जनता काट पार्टी देंगे है, 80 लाख लोगों का, तो मैं करेंगे इस बात कैसे? को कई बार कह चुका हूं और ये बात रिकॉर्ड में भी दर्ज हो चुकी है और बार बार कहा और समझा जाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी गठजोड़ राजनीति के जरिए सत्ता में आने से कभी संतुष्ट नहीं रही। उसने गठजोड़ के जरिए सत्ता में आने की शुरुआत की। उस वक्त भी भाजपा के अपने हलकों में कहा जाता था 100% भाजपा, चप्पे चप्पे पर भाजपा। उनका नारा यह है, चप्पे चप्पे पर भाजपा। वो ये नहीं मानते हैं कि हम कहीं सत्ता में आ गए और लगातार सबसे बड़ी पार्टी भी बन गई तो उससे वो खुश हैं, मतलब नहीं। वो दूसरी पार्टियों की अपने गठजोड़ में मौजूदगी और उन पर निर्भरता, इन सबसे मनी मन नाराज रहते हैं और वो उससे मुक्ति पाने के लिए लगातार कोशिश करते हैं। वो भारत के एक छत्र सम्राट बनना चाहते हैं। वो दरअसल भाजपा मानती है कि उसको सम्राट चौधरी कहा जाए नाम से, मतलब वो लगातार सम्राट बनी है, मतलब सब देश की। इसलिए वो धीरे धीरे करके, अब जैसे कि यही आप बता रहे हैं, ये अपने आप में कितनी मतलब मानीखेज बात है कि भाजपा उन सीटों के बारे में भी गंभीर थी जहां पे उसका उम्मीदवार नहीं लड़ रहा था। जी। वो लोग वहां भी जा रहे थे, वहां भी कोशिश कर रहे थे। अब आप सोचिए, वहां इस वक्त जो उम्मीदवार जीता होगा, चाहे जनता दल यूनाइटेड से जीता हो, चाहे लोक जनशक्ति पार्टी जीता हो, हमसे जीता हो, लोक मोर्चा से जीता हो, वो भाजपा का भी कृतज्ञ होगा कि भाई इन्होंने भी हमें जिताने में आने में मदद की। आप सोचिए, जो वहां एमएलए बना होगा, हैं, वो सोच रहा होगा कि भाई ये पार्टी तो एक ऐसी पार्टी है, हम इसके उम्मीदवार नहीं थे, फिर भी इसने हमारे, हो सकता है भाजपा ने उन लोगों को पैसे भी दिए हों। और ये पहले भी होता था, मुझे पता है। हेमवती नंदन बहुगुणा जब हमारे यहाँ आते थे इटावा में, तो जो वो जितने उम्मीदवार उनकी पसंद के होते थे, भले उनका उम्मीदवार हो ना, वो सबको कुछ ना कुछ 5-5, 10-10 हजार रुपए देके जाते थे। वो उस जमाने में 5-10 हजार रुपए बड़ी बात होती थी। तो भारतीय जनता पार्टी इस लिहाज से देखा जाए तो बहुत कुशलता से आगे बढ़ रही है। और उसने जिस तरह के बंदोबस्त किए हैं अपने आप को सत्ता में टिकाए रखने के लिए, और निरंतर अपना सांगठनिक और चुनावी विस्तार करने के जो बंदोबस्त किए हैं, वो अपने आप में अभूतपूर्व हैं। उसे किसी विधि को अपनाने में लज्जा नहीं है। पूरे उत्तर पूर्व में जो उसकी उपस्थिति है वो दल बदल पर आधारित है, उससे कोई लज्जा नहीं आती उसको। हम लोग कुछ भी कहते रहेंगे, अरे तुम्हारा तो कुछ है ही नहीं, तुम तो दल बदल पे आधारित हो। लोग उसको, भाजपा को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है उसका, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। दक्षिण भारत एक ऐसी जगह है, कर्नाटक को छोड़कर, जहां उसका कोई हथकंडा अभी तक चल नहीं पाया है, लेकिन वहां भी वो हथकंडों की खोज में है और एक ना एक दिन जरूर दक्षिण भारत में भी वो कामयाब होगी। मैं आपको बता रहा हूं, देखिए, हर लोकतंत्र की एक विशेषता होती है कि वहां पर जो बहुसंख्यक समाज या बहुसंख्यक धर्म या बहुसंख्यक जाति या बहुसंख्यक समुदाय जो भी होता है, धीरे धीरे करके वो उस लोकतंत्र के ऊपर कब्जा करता है और अपने कब्जे को लोकतांत्रिक सत्ता का नाम देता है, वो मोहर लगाता है। जैसे पूरे वेस्ट में ईसाइयों ने कब्जा कर रखा है, लेकिन वो बड़ी चालाकी के साथ एक लिबरल आवरण में छिपे रहते हैं। गोरे ईसाइयों ने कब्जा कर रखा है, व्हाइट क्रिश्चियंस ने कब्जा कर रखा है पूरे वेस्ट के ऊपर। वो बड़ी चालाकी से उसको एक लिबरल और सब उदार, ये सब इस तरह का नाम देते हैं, और हम सब लोगों ने उनकी इस चालाकी को आत्मस्थ भी कर लिया है, हजम भी कर लिया। हम भी मानने लगे हैं कि वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हम लोग तो वेस्ट में इतना घूमे हैं आपके साथ में, आप देखिए गोरे ईसाइयों की हुकूमत है वहां पूरी तरीके से। भारत के अंदर भारतीय जनता पार्टी की पूरी कोशिश है कि जो हिंदू समाज की कमजोर जातियां हैं उन सबको धीरे धीरे करके गोलबंद किया जाए। दो जातियां अभी उनके पल्ले नहीं पड़ी हैं, एक तो यादव उनके पल्ले नहीं पड़े हैं, दूसरे जाटा उनके पल्ले नहीं पड़े हैं, ये भाजपा को पता है। तो इसका भी वो चालाकी से इस्तेमाल करती हैं, वो एक्सक्लूजन की पॉलिटिक्स करती है। मैंने भी किताब में भी लिखा है कि भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बड़ी होशियारी से एक्सक्लूजन और इंक्लूजन की पॉलिटिक्स करते, राजनीति करते हैं। वो यादवों और जाटवों को एक्सक्लूड करते हैं हिंदू समाज से, बाकी हिंदू समाज को उनके खिलाफ गोलबंद करते हैं और एक ऐसी स्थिति ला देना चाहते हैं जिस दिन मजबूरी में यादव और जाटव भी सिर झुकाकर
भारतीय जनता पार्टी की आगोश में चले जाएंगे। और उत्तर प्रदेश में देखिए उन्होंने मायावती को जिस तरीके से ढक्कन बनाया है भाजपा ने, है, तो वो एक सिलसिला वहां पे चल रहा है। अब सब अखिलेश के ऊपर निर्भर करता है। अगर अखिलेश भी तेजस्वी की तरह यादव मुसलमान दायरे में बंद रह गए तो उनका भी यही हश्र होगा जो अभी तेजस्वी का हश्र हुआ है। हो चुका है अखिलेश का एक बार हश्र वहां इस तरह का, 2017 में इस तरह का हश्र हो चुका है। अगर अखिलेश वास्तव में अपने आप को उन्होंने जिसे कहते हैं अपना विस्तार कर पाया, उन्होंने लोकसभा में दिखाया था कि वो यादवों को टिकट कम देने के लिए तैयार है। उन्होंने केवल 5 यादवों को टिकट दिए थे लोकसभा में, 80 में 5 यादवों को टिकट दिए थे। अगर वो विधानसभा में भी ये दिखा पाए कि वो वास्तव में सबको टिकट दे रहे हैं, इसका पहला संदेश होता है सबको टिकट दिया, इसको सत्ता मिलेगी तो सब में बटेगी। अगर टिकट ही नहीं देंगे आप तो सत्ता कैसे बटेगी? तो केवल सम्मेलन करने से, केवल नारेबाजी करने से, सामाजिक न्याय की भाषण देने से, अच्छी अच्छी बातें बोलने से नहीं होगा। लोग देखते हैं कि आपने अच्छी बातें बोली, बढ़िया बात है, आपने सम्मेलन की, अच्छी बात है, आपने लोगों को मंच में बिठाया, अच्छी बात है, लेकिन आपने टिकट दिए कि नहीं दिए? अगर आप टिकट देंगे तो फिर जातियां आपके साथ जुड़ेंगी। जी, मैं अभी बस चलते चलते एक बहुत ही संक्षेप में, क्योंकि समय खत्म हो गया, मैं इसलिए एक चीज टिप्पणी ले लूं बिहार में। लेकिन एक चीज चेंज हुई है, बिहार में मंदिर मस्जिद नहीं हुआ, इंडिया पाकिस्तान नहीं हुआ, हिंदू मुस्लिम नहीं हुआ, और कुछ भी मैं तो क्रेडिट 2 लोगों को दूंगा, प्रशांत किशोर और तेजस्वी को, कि कम से कम पलायन और रोजगार की भी बात होनी शुरू हुई। बीजेपी ने वो ठीक है जंगल राज करके वोट ले लिया या 10,000, लेकिन कहीं ना कहीं ये चर्चा तो हो ही रही थी, बेरोजगारी, और ये एजेंडा में आ गया। आपको क्या लगता है कि आने वाले चुनाव में लोकल इश्यूज डोमिनेट करेंगे एज कंपेयर टू ये मंदिर मस्जिद और इंडिया पाकिस्तान? देखिए, जब भाजपा जंगल राज कहती है तो जंगल राज का सामाजिक रूप क्या है? जंगल राज का सामाजिक रूप यादव मुसलमान है। जब वो जंगल राज कहती है, दरअसल वो यादव मुसलमान के खिलाफ गोलबंदी कर रही है, यादव मुसलमान गठजोड़ के खिलाफ गोलबंदी कर रही है। तो जंगल राज कहने पर जितने भी गैर यादव, गैर मुस्लिम जातियां हैं, उन सबका आह्वान करती है कि आइए एक साथ जुड़ जाएं, वरना इन लोगों की हुकूमत हो जाएगी। ये मैं तो इसको इस तरह से देखता हूं, जंगल राज केवल एक मेटाफर है, एक रूपक है। राजनीति दरअसल ये है। जहां तक स्थानीय मुद्दों का सवाल है, इस चुनाव में कोई राष्ट्रीय मुद्दा नहीं था, सारे के सारे मुद्दे स्थानीय थे, कुछ भी नहीं चला, कोई लिया भी नहीं गया। ऑपरेशन सिंदूर का 1-2 बार नरेंद्र मोदी ने कहीं नाम ले दिया हो, वरना कोई किसी राष्ट्रीय मुद्दे की कोई भी परचेज इस चुनाव में नहीं थी। ये चुनाव पूरी तरीके से स्थानीय था। जिस तरह, और नीतीश कुमार, मैं मानता हूं कि जो एनडीए का जो इंजन था जीत का, वो इंजन नीतीश कुमार थे। लेकिन नीतीश कुमार को भी इस बात का एहसास है, मेरी आखिरी बात होगी, कि वो भी इतनी सीटें नहीं जीत सकते थे अगर बिहार की ऊंची जातियां उनके उम्मीदवारों को जम के वोट न करती तो। जी, वो केवल लवकुश आधार पे तो नहीं जीत सकते थे ना, लवकुश आधार पे और अति पिछड़े के आधार पे तो नहीं जीत सकते थे, इतना नहीं जीत सकते थे। ऊंची जातियों ने भी जम के उनको वोट दिया है, तभी तो वो इतना जीत पाए हैं, क्योंकि वोट परसेंटेज तो किसी का कुछ बढ़ा नहीं है। मतलब 23% वोट भी किसी पार्टी को नहीं प्राप्त हुए बिहार में। मतलब अभी मैंने आज सवेरे जो चुनाव आयोग की वेबसाइट पे जाके जो वोट प्रतिशत किया है, उसमें जो राष्ट्रीय जनता दल है वो 22.76 है, बीजेपी है 20.90 है, जनता दल यूनाइटेड है वो 18.92 है। मतलब कुछ आप देखिए, कोई भी 23% तक भी नहीं पहुंचा। तो वोट प्रतिशत के आईने में इस चुनाव को देखना बेमानी है। 2010 से लेके 2025 तक पिछले 15 साल में 23% वोट प्रतिशत तक भी कोई, एक बार पिछली बार जनता दल आरजेडी पहुंच गया था, कोई भी नहीं पहुंचता है वहां पे। तो वहां पे जिस तरीके से कॉम्बिनेशन पॉलिटिक्स होती है वो अलग तरह की है। इस बार एनडीए में तो सब लोग एक दूसरे के कृतज्ञ हैं इस वक्त कि भाई इसके वोट हमें मिले तब हम यहां पहुंचे। आप देखिए, चिराग पासवान तो चुनाव ही नहीं जीतते, वो तो 2-3 सीटें रह जाती हैं उनकी, अगर उनको ऊंची जातियों के वोट नहीं मिलते और नीतीश कुमार के वोट नहीं मिलते। तो सब लोग एक दूसरे का हाथ मजबूती से पकड़े हुए हैं, कोई इसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, और ये चीज भाजपा के लिए फायदेमंद है। भाजपा अपना मुख्यमंत्री बनाएगी 18 तारीख को। जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर साहब, और मेरे ख्याल में अगली बार कुछ और चीजें इसी दिशा में और बात करेंगे, क्योंकि तब तक स्पष्ट हो जाएगा कि नीतीश कुमार का क्या होने जा रहा है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।